सो फ्रेंड, ये एनवायरनमेंट का ALPCPT 2 का जो पोर्शन है उसका लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो इसमें जो बचा कुचा है वो देखते हैं। आज ये खत्म हो जाएगा एनवायरनमेंट अपना। तो बात करते हैं अम्लीय वर्षा की। अम्लीय वर्षा होती क्या है ना। जो बारिश होती है, तो बारिश के अंदर क्या है, अम्ल की मात्रा आ जाती है। ठीक है, उसे ही अम्लीय वर्षा बोलते हैं। इसका जो पीएच मान चेक करेंगे अपने, उसका अम्ल की तरफ यानी कि 7 से कम, उसका बारिश का जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है वो 7 से कम दिखाएगा। तभी तो अपने ज्ञात कर सकते हैं कि ये बारिश का जो पानी है वो अम्लीय है ना। तो इसकी खोज की थी जो आज्ञा स्मिथ ने की थी। इसकी खोज आज्ञा स्मिथ ने की थी इसकी खोज। तो इसके लिए जो जिम्मेदार गैसें होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसके लिए जिम्मेदार गैसें होती है। बिजली गरजने से N और O आपस में मिलते हैं। NO ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO2 बनती है, वहां से तो NO2 आ गई। और जो डीजल इंजन है, उनका जो ईंधन है वो जलने से कुछ गैसें प्रोड्यूस हुई, तो उनसे सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों से और हमारे से और भी अन्य जो तत्व है जहां से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार ये गैसें एनवायरनमेंट में जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो बारिश के साथ मिलके अम्ल का निर्माण करती है ना। जो धरती पे आएगा वो अम्ल होएगा। तो SO जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसके साथ मिलके, ये बारिश के पानी के साथ मिलके, तो उसको तो सिंपल H2O ही बोलेंगे। H2O को साथ मिलके ये बनाती है कार्बनिक अम्ल बनाती है। ये बनाती है कार्बनिक अम्ल। आगे जो NO2 गैस है, NO2, ये मिलके नाइट्रिक अम्ल बनाती है। ये नाइट्रिक अम्ल बनाती है। नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3। कार्बनिक अम्ल H2CO3, H2CO3 अम्ल बनाती है। जो SO2 गैस है, SO2, वो पहले ऑक्सीजन से मिलेगी तो SO3 बन जाएगी। SO2 ये ऑक्सीजन से मिलेगी, SO2 प्लस ऑक्सीजन से मिलेगी तो ये बन जाएगी SO3। अब ये जो SO3 है, SO3 प्लस H2O, अब ये बनेगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। तो इस प्रकार ये गैसें मिलके बारिश के पानी के साथ मिलके धरती पे आती है। तो ये जो अम्ल के रूप में आती है। ये 3 प्रकार के अम्ल होते हैं, जिसमें से सर्वाधिक होता है H2SO4, यानी कि 70% तक H2SO4 की मात्रा होती है। और HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल है जो, वो 28% तक नाइट्रिक अम्ल होता है। और जो बचा कुछ है 2-2.5%, वो कार्बनिक अम्ल के रूप में धरती पे आता है। आगे बात समझ में। वो मैंने बताया था जो 5.5 से इसका जो पीएच मान है बारिश के पानी का वो कम हो, तभी उसको अम्लीय वर्षा में बोलेंगे, तभी वो अम्ल की तरफ आएगी ना। जो पीएच स्केल होता है, इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं। सांद्रता, पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिसपे नंबर होते हैं 0 से 7। 7 पे जो मान आएगा वो होएगा उदासीन। 7 पे जो मान होएगा वो उदासीन। ये होएगा मान वो अम्लीय होएगा, अम्लीय प्रकृति का होएगा। और ये होएगा क्षारीय। यहाँ पे जो मान आएगा वो क्षारीय होएगा। एसिड है ना, न्यूट्रल और बेस। ठीक है। तो 5.5 यहाँ कहीं होएगा, बारिश के पानी का यहाँ कहीं होता है मान। तो इसकी जो खोज की थी ना, वो की थी 1909 में सोरेनसन ने की थी। सोरेनसन ने की थी। ठीक है, इसका यूज करते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए। मैं आपको बता चुका हूं। आगे बात समझ में। अगर 0 से 7 के बीच में बारिश के पानी का मान है, या किसी चीज का भी मान है, तो वो पानी है या फिर बारिश है, जो भी है, जिसका भी अपने फाइंड कर रहे हैं, तो वो अम्लीय प्रकृति का होएगा। इसके बीच में अगर कोई मान आए तो वो अम्लीय होएगा। अगर इसके बीच में कोई मान आए, उदासीन और क्षारीय के बीच में,
तो उसमें क्षारीय प्रकृति होगी, उसकी होगी क्षारीय प्रकृति होगी। अगर 7 के पास है तो दुर्बल अम्ल, इधर की साइड दुर्बल अम्ल और ये दुर्बल क्षार, यहाँ है तो प्रबल क्षार और ये सॉरी प्रबल अम्ल, और यहाँ पे है तो प्रबल क्षार, यहाँ पे है तो प्रबल क्षार। प्रबल मतलब अत्यधिक, ज्यादा, क्षारीय ज्यादा है, और यहाँ पे है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल यानी कि अम्लता ज्यादा है उसमें, ठीक है। और यहाँ पे आएगा दुर्बल अम्ल, दुर्बल एसिड, और यहाँ पे आएगा दुर्बल क्षार, दुर्बल बेस, दुर्बल बेस, दुर्बल क्षार। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं अम्लीय वर्षा के प्रकार। ये होती है दो प्रकार की, दो प्रकार की कौन कौन सी होती है? गीली अम्लीय वर्षा, गीली अम्लीय वर्षा, और एक होती है सूखी अम्लीय वर्षा, एक होती है सूखी अम्लीय वर्षा। अब ये गीली अम्लीय वर्षा क्या होती है और सूखी अम्लीय वर्षा क्या होती है? ये 1 नंबर पॉइंट है, ये 2 नंबर पॉइंट है। अगर वर्षा बर्फ, धुंध और बारिश के रूप में आए, बर्फ, बर्फ गीली होती है, धुंध और बारिश के रूप में आए, तो उसे बोलेंगे गीली अम्लीय वर्षा, ठीक है। बारिश होती है, उसके पानी का मान चेक करो, बर्फ के पानी का, बर्फ को पानी बना के उसका मान चेक करो, धुंध जो ओस के रूप में आती है उसका मान जो चेक करो, अगर वो 5.5 से पीएच से कम है उसका मान, तो इसका मतलब वो गीली अम्लीय वर्षा की श्रेणी में आएगा। सूखी अम्लीय वर्षा, इसमें क्या होती है, जो वातावरण में धूल है, जो ऊपर की तरफ धूल है ना, अम्लीय प्रदूषण, नीचे से जो गैसें मिली उस धूल के साथ मिल गई, उसके बाद उसका वेट बढ़ गया, नीचे से जो गैसें ऊपर की तरफ गई, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जो SO2 बताई, NO2 बताई, वो सारी गैसें ऊपर जाके जो डस्ट पार्टिकल से मिल गई, उसके बाद उन पार्टिकलों का जो वेट है वो बढ़ गया, उसके बाद वो नीचे आई, ठीक है। तो इसे बोलेंगे सूखी अम्लीय वर्षा। धुएं, धुएं के रूप में भी ये नीचे आ सकती है, या धूल के कणों में मिलके भी धरती पर आ सकती है, ठीक है। इससे क्या होता है, नुकसान होता है, धुएं के रूप में भी नीचे आ सकती है, और किसके रूप में आ सकती है, धूल के कण में भी, धूल के कण, धूल कणों के रूप में भी नीचे आ सकती है। अब इससे क्या होएगा, इमारतों पे नुकसान होएगा, ठीक है, घर और पेड़ पौधों पे भी नुकसान होएगा, और जो, हाँ, स्मारक हैं अपने, मतलब कि जो पुराने किले हैं जैसे ताजमहल वगैरह है, वो भी इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो बहुत बढ़िया चीजों से बने हुए हैं ना, जैसे ताजमहल संगमरमर के व्हाइट स्टोन से बना हुआ है, तो वो प्रभावित हो रहा है, उसके अब जो चमक है वो कम पड़ रही है, तो ये सारी चीजें जिम्मेदार है उसके लिए। तो इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं, अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव बहुत हैं, ये खतरनाक है ना हमारे लिए। तो इसके दुष्प्रभाव में, जो ये बारिश जमीन पे ही होगी, और जमीन की क्या है, उर्वरकता, यानी कि उत्पादकता, उर्वरता कम हो जाएगी, जमीन की उर्वरता हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है। और इससे क्या होता है, किसानों को नुकसान ही होगा, उर्वरता कम होगी, किसानों को नुकसान होएगा, किसानों को नुकसान होएगा। और क्या होगा, जलीय जीवों को खतरा होएगा, जलीय जीव, जलीय जीव जैसे जल में रहते हैं, जो मछली हो गए, कुछ और हो गए, जैसे शैवाल वगैरह है, वो भी पानी के अंदर ही होते हैं ना, उगते हैं, जो फाइटो बोलते हैं जिनको। तो वो जो बारिश का पानी है, जो अम्लीय पानी है, वो समुद्र में जाएगा या कहीं और झीलों तालाबों में जाएगा, तो वहां के पानी को भी खारा कर देगा ना, अम्लीय बना देगा। तो अब जो सरवाइव जीव कर पा रहे हैं, वो अम्लीय पानी को कैसे सरवाइव करेंगे, थोड़े टाइम के लिए तो कर देंगे। और वनस्पतियों पर भी प्रभाव पड़ता है, वनस्पतियों पर प्रभाव पड़ता है इसका, वनस्पतियों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है, और मानव पर भी है ना। अपने बारिश है, बारिश के पानी में नहा लिए तो आंखों में जलन हो सकती है, आंखों पर प्रभाव पड़ता है, और साथ ही साथ त्वचा संबंधी रोग भी हो सकते हैं, श्वास, कैंसर भी हो सकता है, कैंसर, त्वचा रोग भी हो सकते हैं, सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। अगर सूखी सूखी वर्षा जो हो रही है,
धुएं के जो पार्टिकल है जो नीचे आ रहे हैं, है ना, उससे भी अपने सांस लेने में भी दिक्कत हो सकी है। इमारतों को नुकसान होता है इससे, इमारतों को नुकसान पहुंच रहा है। और इससे क्या होता है, जो जंग वगैरह लगती है, जंग लगती है किस में लगती है, स्टील में। स्टील बहुत हार्ड मेटल है ना, फिर भी इस पे जंग लग जाती है। जो पूरा तत्व है अपने, जैसे कि ताजमहल, पूरा तात्विक, पूरा तात्विक जो स्मारक है, स्मारक को नुकसान, नुकसान, ठीक है। आगे बात करते हैं अपने पत्थर का कोड, यानी कि स्टोन लेप्रोसी। स्टोन लेप्रोसी होता क्या है, जो अम्लीय वर्षा है, ठीक है। जो ताजमहल बना हुआ अपना, ताजमहल यहाँ बना देते हैं अपने थोड़ा सा, ये इस प्रकार का ताजमहल तो बहुत सुंदर है, ये मैंने बेकार बनाया है, तो देख लेना अपने हिसाब से भी। ये इसके पिलर है इस टाइप के। अब जो ताजमहल की जो चमक है वाइट स्टोन संगमरमर से है, ठीक है। अब होता क्या है, जो अम्लीय वर्षा इस पे गिरी, अम्लीय वर्षा इस पे गिरी, अब गिरने से होएगा क्या, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी कि पत्थर का फॉर्मूला है ना, पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है, वो अम्ल से अभिक्रिया करेगा ना, जो ये पत्थर है वो अम्ल से अभिक्रिया कर गया। देन इसके बाद क्या बनाएगा, जो इसका क्षरण है वो स्टार्ट हो जाता है, जिससे इसकी, इसमें पीलापन आ रहा है ना, इसकी जो चमक है इसमें चमक कम हो जाएगी, चमक कम हो जाएगी, पीलापन आना स्टार्ट हो जाएगा। किससे होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो अम्लीय, जो वर्ष अम्लीय पानी है उसके साथ अभिक्रिया करता है, तो इसकी चमक को धीरे धीरे ऊपर से खत्म कर रहा है। ये तो ताजमहल है, इसे, इसी चमक को जो खत्म हो रही है ना, इसे ही बोलते हैं पत्थर का कोड, स्टोन लेप्रोसी बोलते हैं इस चीज को, ठीक है। आगे जो बात करते हैं अपने ग्रीन, हरित ग्रह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये होते हैं दो प्रकार के होते हैं, इसको दो प्रकार से मान सकते हैं अपने। एक तो जो कांच का घर बनाते हैं वो तो इंसान बनाता है, कांच का घर जो बनाता है, और एक नेचर भी ग्रीन हरित ग्रह प्रभाव की तरह अपने पे काम कर रही है। वो कैसे काम कर रही है वो मैं बताता हूँ। पहले तो नेचुरल की बात करते हैं, इसमें दो होते हैं ना, पहले नेचुरल की बात करते हैं, बाद में मैन मेड की बात करेंगे। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि ये एनवायरनमेंट है अपना ऊपर, ठीक है, ये एनवायरनमेंट की ऊपर की जो लेयरें बनाता हूँ, ये सारा का सारा शोभ मंडल में है, जो पृथ्वी के नजदीक है ना वो शोभ मंडल ही होता है, शोभ मंडल के अंदर की बात हो रही है ये, ठीक है। और बादल यहीं आसपास ही होते हैं, ये है बादल, ठीक है। और ये है सूरज, इधर बना देते हैं अपने, ये सूर्य है। अब ये बनाते हैं पृथ्वी का तल, ये है पृथ्वी का तल, ये क्या है, पृथ्वी का तल। अब जैसे ही सूरज से कोई किरण आएगी, आई किरण, नीचे आई, इसको पार किया शोभ मंडल को, नीचे आई, अब वो परावर्तित होकर ऊपर चली जाएगी। अब अगर ऊपर चली गई तो हीट सारी की सारी ऊपर ले जाएगी। अब हीट सारी की सारी ऊपर नहीं जा पाती। अब यहाँ पे जो गैसें हैं, यहाँ पे जो गैस है मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती क्या है, और कुछ कुछ और गैसें भी है, मेथेन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो करती क्या है, जो रिफ्लेक्ट होके वे ऊपर गई, इसको वापस से नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट कर देती, इधर, इधर भाई जा तो नीचे दोबारा जा। अब ये चीज करती क्या है, एनवायरनमेंट को 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक कांस्टेंट बना के रखती है। आगे बात समझ में। अब इससे होता क्या है, ये जो ऊपर गई किरण परावर्तित होकर, अब गैसों ने वापस से रिफ्लेक्ट कर दिया ना, वापस से रिफ्लेक्ट कर दिया नीचे की तरफ, तो इससे होता क्या, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा एनवायरनमेंट रहता है, जिससे क्या हम और पेड़ पौधे आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। अगर ये चीज ना होए, ना होए, तो ये गैस सीधी की सीधी ऊपर की तरफ निकल जाएगी,
उससे होएगा क्या, हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, जहाँ पे हो सकता है कुछ चीज़ें सर्वाइव ही ना कर पाए। और कुछ जो बादल है, यहाँ से किरण आई नीचे की तरफ आ रही, जो बादलों से टकरा के फिर नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है। आगे बात समझे, बादल से टकरा के भी नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट होएगी, और जो शोभ मंडल में गैसें हैं, कुछ गैसें आगे मैं बताऊंगा, उनसे टकरा के भी नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ठीक है, इसे ही बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ये तो नेचर ने बनाया है। अब जो इंसान ने बनाया है वो कैसा है, मैं बताता हूँ आपको। जो मैन मेड है, जो मैन मेड है, जो मैन मेड है वो कैसे बताता हूँ। ठीक है, जो इंसान ने बनाया है वो बताता हूँ मैं कैसे। इसकी इसकी चर्चा करते हैं। एक होता है कांच का घर, ये है कांच का घर, कांच हाउस नाम दे दो इसको, कांच का घर। अब जो सूरज से किरणें आई, किरणें आई, यहाँ पे नीचे क्या है, अपने पेड़ पौधे सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, ये पेड़ है, ठीक है, कुछ और लगा रखा है। ये होता है जो ठंडे प्रदेश हैं, ठंडे प्रदेश हैं, ठंडे जो प्रदेश है, वहां होता है ये सिस्टम लगा हुआ। कांच का एक घर होता है, कांच के घर में क्या होता है, पेड़ पौधे लगाए होते हैं। अब सूरज से जो किरणें आई, वो नीचे की तरफ आएगी, इस कांच के दीवार से नीचे की तरफ आएगी। लेकिन इसके बाद क्या होता है, अगर ठंडा है प्रदेश तो बाहर निकल जाएगी, लेकिन जो कांच है इसने एब्जॉर्ब कर लिया, इसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो जैसे मान लो कि जो सूरज है वो शाम के 3 बजे ही चला गया, तो ये यहाँ यहाँ पे जो हीट है वो बनी रहेगी, 5 6 7 8 बजे तक बनी रहेगी। जिससे क्या होता है, पेड़ पौधों को एनर्जी मिलती रहेगी। इनका इनका भोजन होता क्या है, इनका जो भोजन होता क्या है पेड़ पौधों का, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश से ही तो करेंगे, प्रकाश रहेगा, हीट रहेगी तो इसीलिए कांच का घर बना दिया जाता है, जिससे ये अवरक्त किरणें है ना, वो बाहर की तरफ नहीं जा सकती, दोबारा नहीं जा सकती, हीट अंदर ही रह जाती है इसके। ठीक है, तो इससे जो पेड़ पौधे हैं वो ठंडे प्रदेशों में उगाए जाते हैं। ये बनाया है कोई इंसान ने। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। आगे बात समझ में। आगे जो मेन पॉइंट है, ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं काफी। कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है ग्रीन हाउस गैस, सर्वाधिक है ये, सर्वाधिक ये क्वेश्चन आया हुआ है, सर्वाधिक है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे नंबर पर है मिथेन, मिथेन CH4। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, CFC भी है। और नाइट्रस ऑक्साइड N2O भी है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। और कौन सी है, जलवाष्प भी है, ओजोन भी है, ओजोन, ओजोन जलवाष्प भी है। इस पे क्वेश्चन पुट हुआ है, ये सारे ढंग से नोट कर लेना भैया। ठीक है, आगे बात समझ में। अब जो ये जो मैंने साइकिल बताया था, कि जो ऊपर से जो किरण आई, वो नीचे रिफ्लेक्ट होके वापस गई, और सौर मंडल पे जो गैस हैं उन्होंने वापस से रिफ्लेक्ट कर दी। अगर इनकी गैसों की मात्रा ज़्यादा हो जाए, ठीक है, टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाए, तो क्या होएगा, अपने को नुकसान होएगा, अपने भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ना, और वैश्विक तापमान में वृद्धि हो जाएगी। वैश्विक मतलब पूरे संसार में टेम्परेचर में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में ऐसा हुआ भी है, जिससे होएगा क्या, बर्फ पिघलेगी, समुद्र का जो लेवल है वो ऊपर उठेगा, जलवायु में परिवर्तन होएगा, है ना, और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे अपने पे, सारे के सारे जलवायु में परिवर्तन तो होएगा ही, जैव विविधता पे भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इन सारों को देखते हुए ये जो साइकिल है नॉर्मल चलना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए टेम्परेचर, और कम भी नहीं होना चाहिए। कम है वहाँ पे तो अपने जुगाड़ कर लिया, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो उसका तो कोई जुगाड़ है नहीं अपने पास अभी तक। तो आगे बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण की। ऊर्जा संरक्षण की, ऊर्जा संरक्षण क्या होता है।
एनर्जी का संरक्षण करना। अब ऊर्जा होती क्या है, किसी कार्य को करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी कार्य को करने की क्षमता, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऊर्जा। किसी कार्य को करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। अब एनर्जी, ठीक है, इसको ना तो प्रोड्यूस कर सकते ना खत्म कर सकते, इसको एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ऊर्जा कोई करने, ऊर्जा को प्रोड्यूस करने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है, तो उसे, उसी फ्यूल को बोलते हैं ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, आगे है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत होते हैं ऐसे संसाधन होते हैं जिनका प्रयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। ऐसे, क्या, ऐसे संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका, जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, किया जाता है, ये ऊर्जा के स्रोत होते हैं। अब इसका विभाजन किया गया है उपलब्धता के आधार पर। इसका जो विभाजन है, इसका जो विभाजन है वो किया गया है उपलब्धता के आधार पर। ये होते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय। उपलब्धता के आधार पर होते हैं नवीकरणीय, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, अनवीकरणीय, दो प्रकार के होते हैं ये। अब नवीकरणीय में कौन कौन से आ जाते हैं, जो दोबारा यूज किए जा सकते हो, जो पुनः यूज किए जा सकते हो, जो पुनः यूज करे जा सकें। अब इसमें एग्जाम्पल बताओ कौन कौन से आएंगे, एग्जाम्पल जो पुनः यूज किए जा सकें। जैसे कि सौर ऊर्जा, सोलर पावर है, ऐसे तो नहीं ना हर दिन नया जो पैनल है वो बनाते जा रहे हैं। ठीक है, जो पवन ऊर्जा, पवन चक्की एक बार लगा दी तो पता नहीं कितने साल तक चलती रहेगी, वो चलती रहेगी। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो समुद्र से लेते हैं अपने, ठीक है। पवन ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। और कौन कौन से हैं, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बस इतने एग्जाम्पल याद रखना। और इसमें अनवीकरणीय में कौन कौन से आते हैं, जो एक ही बार, जो एक ही बार यूज में आए, जो एक ही बार यूज में आए। जैसे कि पेट्रोल है, एक ही बार इंजन चल गया, दोबारा से तो वो नहीं बनेगा ना, वो तो खत्म हो गया पेट्रोल। और पवन चक्की है जो आज लग गई तो पता नहीं कितने सालों तक चलती रहेगी। ठीक है, तो नवीकरणीय में जो पुनः यूज हो सके, अनवीकरणीय में जो एक ही बार यूज होते हो। इसके एग्जाम्पल में समझते हैं कोयला। कोयले का एक ही बार यूज होता है ना, अगर वो राख बन गया उसके बाद उसका यूज नहीं होता। पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, परमाणु ऊर्जा, नेचुरल गैस, परमाणु ऊर्जा, इनका अगर एक बार यूज हो गया तो दोबारा इसको यूज में नहीं ले सकते। उपलब्धता के आधार पर आगे बात करते हैं परंपरागत उपयोग के आधार पर। परंपरागत उपयोग के आधार पर, परंपरा, परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये दो प्रकार के होते हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत, और होते हैं गैर
परंपरागत, परंपरागत होते हैं और गैर परंपरागत होते हैं। परंपरागत जो परंपरा से चलते आ रहे हो, जो बहुत टाइम से चलते आ रहे हो, ठीक है, पारंपरिक स्रोत होते हैं। पारंपरिक स्रोत होते हैं, ये वाले स्रोत होते हैं, ठीक है। और ये जो हैं, जो अभी विकसित हुए हैं नवाचारों के माध्यम से, जो नवाचारों के माध्यम से विकसित, माध्यम से विकसित हुए हैं, उन्हें बोलते हैं गैर परंपरागत। अब पुराने टाइम से क्या चलता आ रहा है? पेट्रोलियम ईंधन चलता आ रहा है पुराने टाइम से। इसके एग्जाम्पल समझते हैं। पेट्रोलियम ईंधन ये पुराने टाइम से चलता आ रहा है। और कोयला, कोयला, चारकोल खनिज तेल, चारकोल खनिज खनिज तेल हो गया। बायोमास हो गया, बायोमास हो गया। और क्या हो गया? प्राकृतिक गैस होगी, प्राकृतिक गैस होगी। ये पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं ना। और गैर परंपरागत में कौन सा हो गया? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। इसके एग्जाम्पल है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा हो गया। बायोगैस और नाभिकीय ऊर्जा हो गया, बायो गैस और नाभिकीय ऊर्जा। ये सारे के सारे गैर परंपरागत ऊर्जा जो है उसके स्रोत हैं। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम बनाया गया था 2001 को। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम बनाया गया था, कब बनाया गया था? 2001 को, ठीक है। आगे थोड़े से और मैं बता देता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो उच्चतम ऊष्मीय मान वाला जो ईंधन है, उच्च मतलब हीट उससे बहुत ज्यादा निकलेगी, ऊष्मीय मान वाला जो ईंधन है वो है हाइड्रोजन। अब जो कोयला है, कोयले को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कोयले के प्रकार, कोयला और इसके प्रकार, और इसमें जो कार्बन है, कार्बन का जो परसेंटेज है उस हिसाब से बांटा गया है। पहले नंबर पे पीट मतलब कम कार्बन, कार्बन। ये क्वेश्चन टेक्नीशियन में अभी पुट हुआ है। लिग्नाइट, बिटुमिन्स, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स और एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट। अब इसमें होता है 27% तक कार्बन की जो मात्रा होती है, 27% तक होती है। इसमें होती है जो कार्बन की मात्रा 28 से 30% तक होती है कार्बन की मात्रा। और इसमें होती है 78 से 86% तक कार्बन की मात्रा होती है। और देन लास्ट 94 से 98%, 98% तक मात्रा होती है कार्बन की। ये टेक्नीशियन में पता किस हिसाब से पुट हुआ था कि कार्बन की जो मात्रा के हिसाब से कोयले को बढ़ते क्रम में बताइए। तो पीट, लिग्नाइट, बिटुमनी, एंथ्रासाइट, परसेंटेज नहीं पूछा था उसमें। सो ये हमारा एनवायरनमेंट का ये लास्ट टॉपिक था। अब एनवायरनमेंट हमारी फिनिश होगी। आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो जुड़िए और सब्सक्राइब करिए हमें। थैंक यू।